आपको दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के नाम जानने हैं ना, मैं बता देता हूँ, आपको वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला फंड है कैनरा बैको का स्मॉल कैप फंड और दूसरा फंड है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। ये तो बहुत ही आसान था, म्यूचुअल फंड नहीं हो गया, लॉटरी का टिकट हो गया, मैंने आपको दिया, आपने मुझसे ले लिया, 20 सेकंड में वीडियो खत्म। लेकिन क्या सिर्फ म्यूचुअल फंड का नाम जान लेने से और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर देना काफ़ी होता है? अगर ऐसा होता तो जितने भी यूट्यूबर आज फाइनेंशियल वीडियोस बना रहे हैं या फिर जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स मार्केट में बैठे हुए हैं जो कि अच्छा खासा पैसा लेके आपको फाइनेंशियल एडवाइसेस देते हैं, इन दोनों को ही मुझे लगता है कि अपनी दुकानें बंद कर देनी चाहिए। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इन्वेस्टिंग ऐसे काम नहीं करती कि आपने 2-4 म्यूचुअल फंड के नाम सुन लिए और उनमें जाकर इन्वेस्ट कर लिया। आप ये ठीक से जान लीजिए कि मैंने जो ये 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज किए हैं, ये मैंने किस बेसिस पे चूज किए हैं। आप कुछ जानेंगे तभी तो नॉलेज गेन कर पाएंगे। कल को अगर आप 2-3 लोगों के पीछे बैठेंगे तो 3-4 पॉइंट आपके पास भी होने चाहिए। खैर, बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं 4 स्मॉल कैप फंड। एक है कैनरा रेबेको, दूसरा है एक्सिस, तीसरा है निप्पॉन और चौथा है डीएसपी स्मॉल कैप फंड। तो इस कैटेगरी में जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें से ये चारों स्मॉल कैप फंड मैंने काफी सारे पैरामीटर के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो एक तरह से ये 4 अच्छे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मुझे लगे जिनमें हम आज इस वीडियो में कंपेरिजन कर सकते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब मैं किसी म्यूचुअल फंड पर नजर डालता हूँ तो मेरी नजर सबसे पहले जो जाती है वो जाती है उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पे। आई एम श्योर आपकी नजर भी किसी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पे जाती होगी। तो मेरे पास यहाँ पे जो रिटर्न्स का कॉलम है, मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के रिटर्न्स। इनमें से जो कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड है, क्योंकि ये फंड बहुत पुराना फंड नहीं है, इस फंड की जो एज है वो है 3 इयर्स 1 मंथ, इसीलिए इस फंड के करस्पॉन्डिंग जो 5 इयर्स के रिटर्न्स हैं वो हमारे पास नहीं है। तो खैर, इसके पास बाद में आएंगे। पहले अगर हम इन तीनों फंड्स के कंपैरिजन कर लेते हैं तो इन तीनों ही फंड में हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोएस्ट रिटर्न्स हमें दिए हैं वो दिए हैं डीएसपी स्मॉल कैप फंड ने, जो कि हैं 15.02% के। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस वाले पैरामीटर को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, जिससे कि हमें चूज करने में आसानी रहेगी। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ लाइट ऑरेंज कलर से। उसके बाद अगर हम 3 इयर्स के रिटर्न्स की बात करते हैं तो 3 इयर्स के रिटर्न्स में जो लोएस्ट रिटर्न्स दिए हैं वो अगेन डीएसपी स्मॉल कैप फंड ने दिए हैं। तो मैं अगेन इसको यहाँ पे मार्क कर दूंगा। और 3 इयर्स ही नहीं, अगर मैं पिछले 1 साल के रिटर्न भी देख लेता हूं तो उसमें भी डीएसपी स्मॉल कैप ने ही सबसे लो रिटर्न्स दिए हैं। तो मैंने ये सब चीजें मार्क कर ली हैं। अगली हम बात करेंगे इन फंड्स के अल्फा और बीटा की। अल्फा हमें बताता है कि किसी फंड ने अपने बेंचमार्क के करस्पॉन्डिंग कैसा परफॉर्म किया है। तो अल्फा जिस फंड का जितना ज्यादा होगा वो फंड उतना ही अच्छा होगा। तो इस केस में भी जो अल्फा है वो डीएसपी स्मॉल कैप का काफी ज्यादा कम है। तो मैं इसको अगेन यहाँ पे मार्क कर लूंगा। और फिर हम बात करते हैं बीटा की। बीटा हमें बताता है कि किसी फंड की वोलेटिलिटी कितनी है। तो जिस भी फंड का बीटा 1 से कम है, यानी कि वो फंड अच्छा है, उसकी वोलेटिलिटी कम है। और जिस भी फंड का बीटा है वो 1 के जितना पास होगा या 1 से ज्यादा होगा, उसकी वोलेटिलिटी अपने बेंचमार्क के करस्पॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हम बीटा में नजर डालेंगे तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो बीटा है वो है 0.92 का, डीएसपी का है 0.89 का। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो खाली 0.03 का है। और अगर हम इन दोनों में नजर डालेंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है 0.07 का। तो मुझे लगता है कि मैं बीटा के बेसिस पे किसी फंड को यहाँ पर रिजेक्ट नहीं कर सकता या फिर सिलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि चारों ही फंड्स का बीटा जो है वो 1 से कम है और ऐसे कोई बहुत नोटिसेबल डिफरेंस बीटा में नहीं है। तो ये तो होगी अल्फा एंड बीटा की बात। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनके एक्सपेंस रेशियो की। तो एक्सपेंस रेशियो अगर मैं इन चारों फंड्स में देखूंगा तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है सबसे ज्यादा, यानी कि 1% के आसपास का, 1.02% है। तो हम इसको 1% ही कंसिडर कर सकते हैं। वहीं अगर हम डीएसपी स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी हम 1 ही मानेंगे, क्योंकि 0.99%, तो हम इसको 1 ही कंसिडर कर सकते हैं। तो दोनों का ही एक्सपेंस रेशियो हाई है। लेकिन अगर हम इन एक्सपेंस रेशियो के करस्पॉन्डिंग रिटर्न्स की बात करते हैं तो क्योंकि डीएसपी का एक्सपेंस रेशियो 1% का है और इसके रिटर्न सिर्फ 15% है, वहीं अगर हम निप्पॉन की बात करते हैं तो 1% का एक्सपेंस रेशियो है, लेकिन जो इसके रिटर्न्स हैं वो हैं 20.80% के। तो अगेन मुझे डीएसपी यहाँ पर वीक लग रहा है, तो मैं डीएसपी का एक्सपेंस रेशियो हाई बोलूंगा एज कम्पेयर टू इट्स रिटर्न्स। तो मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लूंगा। तो मुझे लगता है कि इन चारों म्यूचुअल फंड में जो सबसे कमजोर म्यूचुअल फंड है वो है डीएसपी स्मॉल कैप फंड, जिसको मैं यहाँ पर डीसेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास सही पॉइंटर्स हैं इसको यहाँ पर डीसेलेक्ट करने के लिए, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारे पास रह जाते हैं 3 स्मॉल कैप फंड। फिर से अगर मैं रिटर्न्स की बात करूंगा तो पिछले 3 साल के रिटर्न्स अगर हम देखेंगे तो इनमें जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इसने रिटर्न्स काफी कम दिए हैं। अगर हम 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करते हैं तो 1 ईयर के रिटर्न में भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने कम रिटर्न्स दिए हैं, तो मैं इसको फिर से चूज कर लूंगा। अगर हम अल्फा की बात करते हैं तो इसका अल्फा काफी ज्यादा कम है, ऑलमोस्ट अराउंड 8 के आसपास का है, जबकि जो बाकी हैं एक का 11.5 है, दूसरे का 12.57% का है। तो फिर से मैं यहाँ पर अल्फा के बेसिस पे इसको यहाँ पर मैं मार्क कर सकता हूँ, तो मैंने इसको मार्क कर दिया है। फिर हम बात करते हैं बीटा की। तो जिस फंड का बीटा ज्यादा होगा उस फंड की वोलेटिलिटी भी हाई होगी। तो यहाँ पर बीटा जो है वो अगेन निप्पॉन इंडिया का ही हाई है, तो इसको अगेन मैं यहाँ पर मार्क कर लूंगा। तो ये तो हो गया हमारे पास रिटर्न्स और अल्फा बीटा।
अब हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। तो एक्सपेंस रेशियो निप्पॉन का अगेन यहाँ पर 1% है, जो कि काफी ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू बाकी दो फंड्स जो कि ऑलमोस्ट अराउंड आधे से भी कम एक्सपेंस रेशियो पे काम कर रहे हैं। तो फिर से मैं यहाँ पर इसको मार्क करूंगा। अगली बात हम करते हैं फंड साइज की। तो हम देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज है ये बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट अराउंड 17,700 करोड़ के आसपास का, जबकि जो बाकी दो फंड्स हैं एक का 2000 करोड़ के आसपास का है और एक का 8,200 करोड़ के आसपास का है। लेकिन सिर्फ फंड साइज के बेसिस पे मैं किसी फंड को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकता। ऑल्दो स्मॉल कैप फंड में फंड साइज मैटर करता है। जिस फंड का फंड साइज जितना ज्यादा हाई होगा उसमें आपका रिस्क उतना ही कम होगा। ऐसा क्यों होता है इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो कभी आगे चल के बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि जिस स्मॉल कैप फंड का फंड साइज ज्यादा है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो फंड साइज के बाद अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की तरफ। जो स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है कि कोई फंड अपनी मेन पोजीशन से कितना ज्यादा डिविएट करता है। जब भी मार्केट ऊपर नीचे होती है तो जो मेन पोजीशन है किसी फंड की, उस मेन पोजीशन से वो कितना डिविएट कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज्यादा हाई होगा यानी कि वो फंड उतना ही ज्यादा अनस्टेबल है, थोड़ा सा रिस्की है। तो क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन जो हाई है वो अगेन निप्पॉन इंडिया का ही है, तो मैं इसको फिर से यहाँ पे मार्क कर दूंगा। इवन अगर आप 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के रिटर्न भी देखेंगे तो उनमें जो सबसे ज्यादा कम रिटर्न दिए हैं वो दिए हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने। पिछले 3 महीने में मार्केट ने काफी ज्यादा करेक्शन किया है, तो उस करेक्शन में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स -5% के गए हैं। तो क्योंकि इसके रिटर्न्स काफी कम है इसलिए मैं अगेन यहाँ पर इसको मार्क कर लूंगा। तो अगर हम सिर्फ फंड साइज पैरामीटर को छोड़ के बाकी सारे पैरामीटर्स पर फोकस करेंगे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अगेन एक ऐसा फंड है जो कि यहाँ पर वीक है। तो इस फंड को मुझे लगता है कि मैं यहाँ से इसको डिसेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे इन तीनों में से कोई फंड अपने लिए चूज करना होगा तो मैं शायद निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड चूज नहीं करूंगा। तो मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ये हो गया हाइड। अब हमारे पास रह जाते हैं दो स्मॉल कैप फंड। इन दोनों ही फंड्स में अगर आप पिछले 3 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो 3 साल के रिटर्न्स में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। इसने 32.85% के रिटर्न्स दिए हैं, इसने 30.81% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम अल्फा और बीटा की बात करते हैं तो अल्फा एक्सिस स्मॉल कैप फंड का हाई है, अगर बीटा की बात करते हैं तो बीटा एक्सिस स्मॉल कैप फंड का ही लो है। जिसका लो बीटा वो उतना ही अच्छा फंड होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सिस स्मॉल कैप फंड का काफी कम है। तो यहाँ पर अगर मैं इन 3 के बेसिस पे इस फंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये 3 हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, तो मैं इसको ग्रीन मार्क कर लेता हूं। अगर हम फंड साइज की बात करते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का फंड साइज काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट अराउंड 4 टाइम्स है। और जैसे मैंने कहा था स्मॉल कैप फंड में फंड साइज मैटर करता है। जितना ज्यादा फंड साइज होगा वो स्मॉल कैप फंड उतना ही कम रिस्की होगा। क्योंकि जब हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो लिक्विडिटी के केस में जिस फंड का फंड साइज काफी ज्यादा अच्छा होता है उस फंड में लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं आता। आप उस फंड को जब रिडीम करवाएंगे तब आपको इशू नहीं आएगा, मार्केट जब फॉल करेगी तब भी आपको ज्यादा इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो स्मॉल कैप के फंड साइज के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आगे चल के बनाऊंगा। तो इन दोनों फंड में से अगर कोई म्यूचुअल फंड मुझे अपनी इन्वेस्टिंग के लिए सिलेक्ट करना होगा तो मैं यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड को अगेन यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट दूंगा, क्योंकि इसका जो फंड साइज है ये फंड साइज काफी ज्यादा है। लेकिन एक चीज जो हम इग्नोर नहीं कर सकते वो ये कि कैनरा रेबेको ने जो रिटर्न्स दिए हैं वो रिटर्न्स काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मार्केट करेक्शन के टाइम पे ये खाली -1% डाउन गया है, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप -4% डाउन गया है। 6 मंथ के रिटर्न्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, पिछले 1 ईयर के रिटर्न्स भी इसके अच्छे हैं। 3 ईयर्स में भी इसने कंपैरेटिव टू एक्सिस म्यूचुअल फंड काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगली बात यह कि इस फंड का फंड साइज कम इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये फंड ज्यादा पुराना फंड नहीं है, इसको सिर्फ 3 साल 1 महीने हुए हैं। ऐसे केस में किसी म्यूचुअल फंड के फंड साइज का कम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है, ऐसा होता है। और जिस हिसाब से कैनरा रेबेको ने रिटर्न्स दिए हैं मुझे लगता है कि आगे चल के अगले 2-3 साल में या 5 साल में इसका फंड साइज अच्छा खासा होने वाला है। एक सवाल आपका यहाँ पर यह भी आ सकता है कि अगर एक्सिस स्मॉल कैप फंड का अल्फा ज्यादा है, बीटा कम है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी कम है, फिर भी इसके रिटर्न एज कम्पेयर टू कैनरा रेबेको कम क्यों है? तो ये टोटली डिपेंड करता है इन फंड्स के सेक्टर्स में कि इन फंड्स ने किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। तो अगर आप टॉप 3 सेक्टर्स देखेंगे तो जो एक्सिस स्मॉल कैप के सेक्टर्स हैं वो हैं केमिकल, टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन, जबकि कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड है इसमें है फाइनेंशियल और सर्विसेज और मटेरियल्स। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में किन सेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी गई है, किन सेक्टर की परफॉर्मेंस लो गई है, इसके बेसिस पे आपके जो फंड्स हैं इनके भी रिटर्न्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ऐसे केस में एक नजर आप किसी स्मॉल कैप फंड के सेक्टर्स पे भी मार सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सेक्टर फ्यूचर में जाके काफी ज्यादा ग्रो करने वाला है, काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स वहां से मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर एक सिलेक्शन पॉइंट आपका सेक्टर के बेसिस पे भी आ सकता है। तो एक तरह से हमने जितनी भी चीजें कंपेयर की हैं, अगर मुझे अपने लिए कोई स्मॉल कैप फंड चूज करना होगा जहां पर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो मैं अपने लिए चूज करूंगा एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। तो एक्सिस के स्मॉल कैप फंड को मैं यहाँ पर कंप्लीट मार्क कर देता हूँ ग्रीन, यानी कि ये वो फंड है जो कि मैं अपने लिए चूज करना चाहूंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड जो है, क्योंकि इस फंड के अंदर पोटेंशियल है आगे चल के ग्रो करने का, तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेकर अगर आप रिटर्न थोड़े से एक्स्ट्रा चाहते हैं तो आप यहाँ पर कैनरा रेबेको
रेबेको स्मॉल कैप फंड भी चूज कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर स्मॉल कैप्स और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट की बात हो ही रही है और स्मॉल कैप एक ऐसा एरिया है जहां पर एक्चुअली पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई होता है, तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा दो बुक्स। पहली है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग और दूसरी है द टोटल मनी मेकओवर। और आपको दोनों ही बुक्स को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों ही बुक्स की बुक समरीज आपको मिल जाएंगी कुकू एफएम पे। तो जो पहली बुक है द कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, इस बुक में एक्चुअली में बताया गया है कि कैसे आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके अपने रिटर्न्स को 10% से बढ़ाकर 20% या 20% से भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो जहां बाकी दुनिया को मिल रहे होंगे 10-12% के रिटर्न्स, आपको यहाँ पे मिलेंगे 20-22% या उससे भी ज़्यादा के रिटर्न्स। और जो दूसरी बुक है द टोटल मनी मेकओवर, इसमें ये बताया गया है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो आपका फाइनेंशियल सिचुएशन आज के टाइम पे है, ये टोटली आपके पैसे को खर्च करने के बिहेवियर पे डिपेंड करती है। आप कैसे ज्यादा सेविंग्स कर सकते हैं, कैसे अपने पैसे को सही तरीके से खर्च कर सकते हैं, आपके ऊपर अगर कुछ लोन्स हैं, कुछ डेट्स हैं, तो उन डेट से आप कैसे फ्री हो सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में इस बुक की समरी में बताया हुआ है। और जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज्यादा टाइम अपना वेस्ट किए बिना आप इन बुक समरीज को कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। आपकी रीजनल लैंग्वेज चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, गुजराती हो, कोई भी हो, आप उन रीजनल लैंग्वेजेस में इन सभी बुक्स को सुन सकते हैं। कुकू एफएम इज इंडियाज लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म विद मोर देन 1000 आवर्स ऑफ कंटेंट लाइब्रेरी एंड विद ओवर 4.5 स्टार रेटिंग्स ऑन प्ले स्टोर। और सबसे अच्छी बात यह है कि 12 मार्च से लेकर 20 मार्च तक कुकू एफएम पे चल रही है होली सेल। तो अगर आप अपनी लाइफ में और एक्स्ट्रा कलर्स ऐड करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस एंड मनी, तो अगर आप कोड यूज करते हैं होली 50, तो जो 399 रुपीज का ईयरली सब्सक्रिप्शन है ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में। तो इस बार सेलिब्रेट करिए नॉलेज के रंग विद कुकू एफएम। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट्स पे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो कि मुझे लगता है कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए अच्छे हैं अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपका रिस्क भी कम रहता है और आपके जो रिटर्न है वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इनका रिस्क कम है, यानी कि एज कंपेयर टू अदर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, ये दो म्यूचुअल फंड है जिनका रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम है। सेकंड पॉइंट आता है कि क्या आप इन दोनों ही म्यूचुअल फंड में एक साथ एक ही पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसे कि हमने देखा था कि इन दोनों ही फंड्स के जो सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, यानी कि इन दोनों फंड्स के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी, जिसको हम पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग बोलते हैं, वो काफी ज्यादा कम होगी। इनफैक्ट इन दोनों ही फंड्स के बीच में जो ओवरलैपिंग है वो खाली 19% की है, जो कि मैंने पहले ही चेक कर ली थी। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि क्योंकि मार्केट इस वक्त करेक्शन पे है और करेक्शन के टाइम पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है। तो अगर आप इन दोनों ही म्यूचुअल फंड में या दोनों में से किसी एक भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको इन इन्वेस्टमेंट्स पे अगले 1-2 साल में अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक बड़ा लमसम अमाउंट आपको इन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। चौथा पॉइंट आता है कि क्या इन म्यूचुअल फंड के अंदर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। और बात सिर्फ इन म्यूचुअल फंड की नहीं है, किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्मॉल कैप फंड को आपको बहुत लंबे समय के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। ऐसा क्यों है, इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये थी वो सारी चीजें। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि सिर्फ म्यूचुअल फंड का नाम जान लेना काफी नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। आई होप ये डिटेल्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी एक सही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज करने में। और जैसे मैंने कहा कि और भी बहुत सारी वीडियोस आगे चल के आने वाली हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे अभी आप लोगों से करनी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही मैं नई वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।